लोकसभा से पास हुआ ब्लैक मनी बिल तय मियाद में काले धन का ब्यौरा नहीं देने पर हो सकती है 10 साल तक की सजा। 30% टैक्स के साथ 90% जुर्माना भी लगेगा। लेकिन भूमि बिल और जीएसटी के इस सत्र में पास होने की उम्मीद नहीं। भूमि बिल पहुंचा संसद के ज्वाइंट कमेटी के पास। ये टैक्स वाले मामले हैं, इसमें आपको मालूम है लोग काफी इससे इधर उधर मतलब हिल जाते हैं, काफी इससे बेचैनी हो जाती है। इसलिए हम लोग सब इन मामलों को बड़ी नाजुक तरीके से, बड़े डेलिकेटली हम लोग इनको जो डिमांड। विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत। सरकार ने एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट आने तक सभी एफआईआईज के मैट नोटिस पर लगाई रोक। वित्त राज्य मंत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा पारदर्शी तरीके से निपटाएंगे मामला। चीन में ब्याज दरें घटने से बाजार को लगे पंख। निफ्टी 8,300 के पार, सेंसेक्स में भी 400 पॉइंट का उछाल। बैंकिंग, ऑटो, मेटल में जोरदार खरीदारी। मूडीज और मॉर्गन स्टैनली को है भारत की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा। दोनों ने कहा इकोनॉमी में धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहे हैं अच्छे दिन। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत के हाथ आई ब्रिक्स बैंक की कमान। शंघाई में होगा हेडक्वार्टर। रिफॉर्म सुस्त, मार्केट भी बदहाल, लेकिन मोदी अब भी हैं हेड पीएम। मिंट अखबार के सर्वे में 74% लोग मोदी सरकार के मुरीद। और मोदी की चीन यात्रा से पहले सीएनबीसी आवाज पहुंचा चीन। सीएनबीसी आवाज देगा मोदी की चीन यात्रा की पल पल की खबर। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नतीजों से बाजार को किया खुश। एनपीए घटने से शेयर 15% तक उछला, लेकिन मुनाफे में 48% की गिरावट। आज से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट से निचली अदालत की सजा की रद्द। किरकिरी के बाद सदन में राजनाथ का जवाब। पाकिस्तान में ही है दाऊद इब्राहिम, बोले चाहे जो करना पड़े देश वापस लाकर रहेंगे। पाक हाई कमिश्नर का इनकार। घूस न देने पर महिला को ईंट से मारने वाला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त। तस्वीरें सामने आने के बाद हुई गिरफ्तारी। महकमे की ओर से कमिश्नर ने मांगी माफी। पोस्टल डिपार्टमेंट की सारी जानकारी अब स्मार्टफोन पर। इंडिया पोस्ट ने उतारा अपना मोबाइल ऐप। ऑनलाइन बिजनेस में पैठ जमाने के लिए खोला ई-कॉमर्स सेंटर। संसद में आज का दिन बहुत एक्शन भरा रहा। सरकार ने लोकसभा में ब्लैक मनी बिल पास करा लिया, लेकिन लैंड बिल और जीएसटी संशोधन बिल पर मामला थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है। विपक्ष के दबाव में सरकार दोनों बिल संसद की संयुक्त कमेटी के पास भेज सकती है। मतलब ये कि दोनों बिल संसद के मौजूदा सत्र में पास होने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। संसद के आज के एक्शन पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल और हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लेकिन चर्चा से पहले यहां बात करते हैं ब्लैक मनी बिल की। लोकसभा में ब्लैक मनी बिल पास हो गया है। बिल के प्रावधानों के तहत विदेशों में ब्लैक मनी का खुलासा करने का एक मौका मिलेगा। इस दौरान खुलासा करने पर 30% टैक्स और 30% का जुर्माना लगेगा, लेकिन मियाद खत्म हो जाने के बाद 30% टैक्स के साथ 90% जुर्माना भी लगेगा। साथ ही आपराधिक कार्रवाई के तहत 3 से 10 साल तक की सजा भी यहां हो सकती है। जो कंप्लायंस विंडो के तहत करेंगे उनको 30+30 देना पड़ेगा। जो कंप्लायंस विंडो के बाद में पकड़े जाएंगे, जो घोषणा नहीं करेंगे, 30+90 यानी टोटल 120 देना पड़ेगा। 120, मैंने शायद पहली बार 30+120 कहा था, तो 30+90 टोटल 120 देना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर होगा। सरकार ने अभी विदेशों में ब्लैक मनी के खुलासे के लिए रियायती मियाद का फैसला नहीं किया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने
लोकसभा से बिल पारित होगा, सबसे पहली बात कि राज्यसभा से पारित होने की संभावना देखते हैं, जरूरी है कि नहीं जरूरी? देखिए, ये मनी बिल है। मनी बिल को राज्यसभा में सिर्फ चर्चा के लिए पेश किया जाता है और राज्यसभा में तो गिरावट हो रही है कुछ 1-2 दिनों से, तो वो 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर वहाँ चर्चा की जाती है और फिर उसे लौटाया जाता है। तो देखिए, अगर 2 हफ्ते में नहीं आता है तो वो ऑटोमेटिकली वापस। इसके डिटेल्स रूल कब तक हम निकालेंगे? नहीं, जो हम लोगों ने बिल तैयार किया है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लॉजेस हैं, तो काफी डिटेल में बिल में ही है। और सब जो सर्कुलर वगैरह हैं वो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब हम लोग सब कुछ तैयार कर रहे हैं। और जैसे प्रेसिडेंट साहब का इस पर नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे इसका कानून बना के इस पर कार्रवाई की। एक जो प्रावधान क्या है कि आप खुद से इस बात का खुलासा कर दें काला धन कितना है, तो एक समय अवधि का जिक्र बिल में नहीं किया गया है। ये समय सीमा क्या होगी? 5 महीने, 6 महीने, कितनी की समय सीमा देंगे? वो देखिए, हम लोग अभी तय करेंगे उसके। FIS को लेकर सिक्योरिटी ने काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि हम कोई भी नए नोटिस नहीं देंगे, कोई भी डिमांड जो रखें उसको भी नहीं फिर से रेज करेंगे। ये कितना बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखते हैं FIS? देखिए, जो भी कुछ मामला है उसको हम लोग मतलब जिम्मेवारी से उसको संभाल रहे हैं और उसको बड़े रिस्पॉन्सिव तरीके से, पारदर्शी तरीके से हम इसे संभाल रहे हैं। तो सब जो ये टैक्स वाले मामले हैं उसमें आपको मालूम है लोग काफी इससे इधर उधर मतलब हिल जाते हैं, काफी इससे बेचैनी हो जाती है, इसलिए हम लोग सब इन मामलों को बड़ी नाजुक तरीके से, बड़े डेलिकेटली हम लोग इनको जो डिमांड दिया गया उनको भी हम लोग फिर से दोबारा रिमाइंडर नहीं, डिमांड नहीं लेंगे। सब देखिए, जो डिमांड की बात है वो सब अब सब जुडिस है और वहाँ वो जो भी कुछ चले गए हैं वो हम लोगों को जुडिशियल तरीके से। आखिरी सवाल सर, शाह पैनल की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना? चूंकि समय सीमा कुछ नहीं बताया। नहीं, वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हम लोग अब फाइनलाइज कर रहे हैं। जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि जो जो केसेस हैं उन पे किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। तो अभी देखिए क्या होता है। सरकार ने साफ किया है कि ब्लैक मनी बिल को राज्यसभा में भेजने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस बिल के प्रावधान कितने कारगर हैं इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल। बहुत स्वागत है सर आपका। ब्लैक मनी बिल से विदेशों में छिपे ब्लैक मनी को बाहर निकालने में आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल पाएगी? पहली बात तो मैं सरकार को कॉम्प्लीमेंट्स कहूंगा कि उन्होंने एक हिम्मत जुटा के बिल प्रेजेंट किया है। आज तक किसी सरकार ने 1996 के बाद ऐसा कोई बिल प्रावधान लेके नहीं आए थे, लेकिन इस बिल में काफी खामियां हैं और इस सरकार ने जो बिल प्रेजेंट किया है हमें ऐसा लगता है कि इसको जरा डिस्कशन करते आपस में या प्रोफेशनली एडवाइस लेते लोगों से और बाद में इसकी प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करते तो ज्यादा रेक्टिफाइड मॉडिफाइड होता था। एक आदमी ने बिल बना दिया, किसी से डिबेट नहीं हुआ, जस्ट प्रेजेंट कर दिया पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट समझती है लोग आएंगे एकदम एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट है और लोग आके टैक्स भर देंगे और पैसा लेके आ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रीजन ऐसा है कि देखिए, वन टाइम विंडो का जो इन्होंने प्रावधान किया है जिसमें 30% टैक्स और 30% पेनल्टी है, ये कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। इसमें इंटरेस्ट जरूर नहीं लगेगा वन टाइम विंडो में, लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम न होने के कारण प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि नो एक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और फेमा में लिया जाएगा, परंतु मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इस पे एक्शन लिया जाएगा या नहीं इसके पे कोई खुलासा नहीं है। तो हमारे हिसाब से ऐसा हमको डर लग रहा है कि यदि किसी ने डिस्क्लोज कर दिया और टैक्स भर दिया तो उस पर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ तो सरकारी अफसर देखिए FII पे भी टैक्स लगाने की, MIT लगाने की बात कर रहा है, तो गवर्नमेंट तो दूसरी सरकारी डिपार्टमेंट क्यों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रोविजंस इंट्रोड्यूस नहीं करेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक तो अच्छा किया सरकार ने इसको पास करवाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन थोड़ी सी और सख्ती यहाँ बरतने की जरूरत थी। लेकिन इस बीच हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, यहाँ पे काले धन पर रोक के लिए बनाया गया बिल तो पास हो गया है, लेकिन रिफॉर्म के लिए जरूरी 2 बिल पर क्या अपडेट है? और खासतौर से अगर हम GST पर संविधान संशोधन बिल की बात करें और जमीन अधिग्रहण बिल की बात करें तो क्या लगता है इन बिलों को लेकर सरकार की रणनीति क्या होगी? देखिए, सरकार की रणनीति जो भी हो, लेकिन अब ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिल, जमीन अधिग्रहण बिल और GST से जुड़ा संविधान संशोधन बिल,
इस सत्र में पारित होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जमीन अधिग्रहण से जुड़े बिल पे सरकार ने ये मन बनाया है कि इसे ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाए और 31 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी का ऐलान हो सकता है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से हो सकते हैं, 11 सदस्य राज्यसभा से हो सकते हैं। एसएस आहलुवालिया इस कमेटी के अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वो ज्वाइंट कमेटी के पक्ष में है कि नहीं पक्ष में है। यही वजह है कि सरकार इसका औपचारिक ऐलान नहीं कर रही है। अगर ये ज्वाइंट कमेटी बनती है तो मानसून सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, फिर रिपोर्ट के आधार पर बिल में संशोधन होगा, फिर ये बिल पारित होगा। यानी मानसून सत्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच सरकार अध्यादेश दोबारा जारी करके इस बिल के नियमों को लागू कर सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। सरकार को ऐसा लगता था कि लोकसभा की तरह कांग्रेस राज्यसभा में वॉकआउट कर जाएगी और 123 का जो आंकड़ा है वो सरकार पूरा कर लेगी और इस बिल को पारित करा लेगी। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पत्ते साफ नहीं किए हैं और कांग्रेस अगर वोटिंग करती है तो फिर सरकार के लिए इस बिल को पारित करा पाना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस की मांग को देखते हुए सरकार इसे सेलेक्ट पैनल में भेजने का मन बना चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। और इस सेलेक्ट पैनल के अध्यक्ष के नाम के तौर पर भूपेंद्र यादव की चर्चा काफी चल रही है और अगर सेलेक्ट पैनल बनता है तो मानसून सत्र के पहले दिन तक ये अपनी रिपोर्ट देगा और मानसून सत्र के पहले हफ्ते में सरकार इस बिल को पारित करा लेगी और ऐसा आश्वासन विपक्ष की तरफ से मिलता सरकार को दिख रहा है। जी लक्ष्मण, चलिए एक बार फिर बात करेंगे ओसवाल साहब। तो ओसवाल साहब, बिल की हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कई खामियां हैं, लूप होल्स हैं इसमें, लेकिन एक और चीज जो देखते हैं कि आपने कानून तो बना दिया, नियम तो बना दिया, लेकिन अब जो बाहर पैसा है उसको लेकर ही असमंजस है। बड़े बड़े आंकड़े आते हैं कि ये है, इतना है, फिर लिस्ट आती है तो पता चलता है कुछ नहीं। वो सारी ट्रैकिंग कैसे करेंगे, उस सॉलिड नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे कि किसका है, कितना है? नियम और कड़े कानून तो बना दिए गए। देखिए, इसमें मेजर खामियां हमको ऐसे लग रही है जैसे ये बिल जिसके यहाँ सर्च हुई है उसको इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि वो डिक्लेयर कर नहीं पाएगा, वो कोई पैसा ले नहीं पाएगा। या जिसकी कोई इंक्वायरी चल रही है कोई फॉरेन कंट्री के अथॉरिटीज के साथ में, अपने अथॉरिटी से मिलके, तो वो भी आदमी इसकी एडवांटेज नहीं उठा ले पाएगा। HSBC अकाउंट होल्डर्स जिनके पकड़े गए हैं वो भी इस स्कीम का कोई एडवांटेज ले नहीं पाएगा। लेकिन HSBC होल्डर्स का जिसका नाम गवर्नमेंट के पास है, यदि उसके कोई और दूसरे विदेश में खाते हो तो वो भी इसका एडवांटेज ले पाएगा कि नहीं, इसका खुलासा गवर्नमेंट को करना जरूरी है। और ऐसे स्कीम में यदि हम जाते हैं, कोई भी जाता है टैक्स पेयर कमिश्नर के पास डिक्लेरेशन लेके, और कमिश्नर को टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कमिश्नर वो नहीं समझा पाता है, सोर्स पूछा जाएगा और सोर्स नहीं बताएगा और पुराने कहां कब से ये बैलेंसेस पड़े हैं आपके अकाउंट में वो नहीं बताएगा, तो कमिश्नर उस स्कीम को, उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। यदि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई पूरी होगी, उसको प्रोसिक्यूशन होगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे ही आपने कोई पेपर कमिश्नर को दिया है एप्लीकेशन का, तो या तो उसको गोपनीयता रखें, एनोनिमस नाम पे रखें और कमिश्नर उसको अप्रूवल दे, तभी वो आप डिस्क्लोज करो नाम और पैसा लेके आ जाओ। ऐसा कुछ इन्होंने स्कीम में डाला नहीं है। तो इसके कारण लोगों में एक दहशत फैलेगी कि ये पैसा हम डिक्लेयर करें या नहीं करें। ये कानून प्योरली दहशतवाद फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्लियरली बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन इस बीच एक और खबर की ओर हम रुख करते हैं। मैट मामले पर विदेशी निवेशक के बिगड़े सेंटिमेंट सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा है कि एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट आने तक सभी FIRs के मैट नोटिस पर रोक लगा दी गई है। इसी खबर को अब कैसे देखा जाए, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। बताएं नीरज, अब इस खबर को कैसे देखा जाए, खासतौर से FIR के नजरिए से अगर इसको देखें तो राहत की खबर है? बहुत बड़ी राहत की बात है और FIRs यही चाहते थे, उनकी जो मर्जी थी वो यही है कि अब जिस तरह के CBDT ने साफ तौर पे कह दिया है कि मैट के केस परसू नहीं किए जाएंगे, जिनको नोटिस भेजी जा चुकी है उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि शाह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है कि इस मामले पे क्या किया जाए। इसको सीधे तौर पर सरकार की तरफ से नरमी के तौर पे रीड किया जाना चाहिए कि सरकार ने पहले भी इस केस में कई बार क्लैरिटी दी थी। जब कंफ्यूजन हुआ था तो उसका इशारा यही था कि कोर्सिवली यानी फोर्सफुली इसको परसू नहीं किया जाएगा और जो बिल्कुल जेन्युइन केस होंगे वहीं पे कार्रवाई होगी।
तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाले देशों से तो पहले ही बाहर हो चुके थे। जो बाकी लोगों की चिंता थी उसमें भी ये बड़ी राहत होगी कि अब फिलहाल कोई भी नोटिस फर्दर इश्यू नहीं होंगे और जो इश्यू हो चुके हैं उनमें कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक जब तक कि एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। समझने के लिए बता दूं कि जब कार का मामला आया था तो जिस तरीके से बार बार टाला गया था और उसके बाद राहत मिली थी, वैसा ही कुछ मामला ये। जी ओसवाल साहब, जो नीरज बता रहे थे, तो अब एफआईआई का एक मामला हमने 2-3 दिन पहले भी आपसे बात की थी और अब ये राहत ही दे दी है सरकार ने पूरी तरह की। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये सारे नोटिस रोक लिए जाएंगे। इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? क्या संकेत जा रहा है सरकार से? देखिए, मेरे को सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देनी चाहिए कि आपके चैनल द्वारा ये बात बार बार उठाई गई है और इस पे मुद्दा इतना गर्मागर्मी हो गया है तो गवर्नमेंट को कंसीडर करना पड़ रहा है। एफआईआई वालों ने रिप्रेजेंटेशन तो जरूर किया था लेकिन उनके कानों से जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन आपके चैनल द्वारा इसकी आवाज इतनी उठाई गई कि गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया और एफआईआई वाले बेचना शुरू कर दिया। आपने एक सवाल पूछा था और कितना मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा, तो आपने देखा और भी नीचे चला गया। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और गवर्नमेंट को इसी तरह से प्रोएक्टिव होके जहां पे भी मामला, कोई भी पेचीदा मामला डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर के लिए निकलता है तो इंटरनली डिबेट करके उस पे उसको कहीं न कहीं रोक लगानी चाहिए। यहाँ कोई मामला पहले संगीन बन जाता है और वो गर्मागर्मी हो जाती है, फिर हम आप एक्शन लेते हो तो क्या फायदा है उसका। जी ओसवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा ओसवाल साहब कह भी रहे हैं, कविता यहाँ की लाउड एंड क्लियर यहाँ पे बात उठाई गई। और ओसवाल साहब आपका भी शुक्रिया क्योंकि हम लगातार आपसे भी बात करते रहे, आपके माध्यम से भी हम इसकी बारीकियों को सामने लेकर आए। और चलिए अब ये निवेशकों के या बाजार के लिए अच्छी बात होती नजर आई। तो आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बात करने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चीन में ब्याज दरें घटने से बाजार में बना जश्न, कितना उछाल आया बताएंगे ब्रेक के बाद। और मूडीज और मॉर्गन स्टैनली को है भारत की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा। उनके भरोसे की क्या है वजह, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार गुलजार नजर आया। बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन रौनक दिखी। चीन में ब्याज दरों की कटौती के बाद तो मानो उसको पंख लग गए और चौतरफा जोरदार खरीदारी हमने देखी। निफ्टी एक बार फिर 8,300 के पार चला गया। सेंसेक्स में भी 400 पॉइंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। छोटे मझौले शेयरों और बैंक निफ्टी में भी तेजी देखी गई। हमारे मार्केट्स एक्सपर्ट, हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी बाजार के पूरे एनालिसिस को लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बताएं कि सबसे पहले क्या वजह रही जिसकी वजह से हमने बाजार में इतनी तेजी देखी है, खासतौर से सेंटिमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कहां सुधार आया? शुक्रवार से जो बाजार की रिकवरी बेहतर होती हुई दिखी उसमें बड़ा योगदान आज की तेजी में था। साफ तौर पर दुनिया भर के बाजारों की तेजी का 250 पॉइंट की बड़ी तेजी शुक्रवार को देर रात डाउ में और उसके बाद आज एशियाई बाजारों की मजबूती ने इसमें जोश भरा। और रविवार को चाइना में जिस तरह से ब्याज दरों में कटौती के संकेत आए वो भी बाजार के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती साफ तौर पर फायदेमंद साबित होती हुई दिखी। लेकिन इसके साथ ही एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम होता हुआ दिख रहा है। और आप देखें वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने 1,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। डोमेस्टिक फंड्स ने कैश मार्केट में 1,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। और जो शॉर्ट्स होती दिख रही थी वो कम होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग काफी होती हुई दिखी। खासतौर से आज जब बाजार 8,250 के पार निकले तो काफी ऐसे ट्रेडर्स थे और एफआई थे जिन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर करना ठीक समझा और उससे भी बाजार को और जोश मिलता हुआ दिखा। दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट में जिस तरह से लोकसभा का सत्र 3 दिन के लिए और आगे बढ़ाया गया, अब उम्मीद ये जग रही कि इस बार शायद जीएसटी बिल को भी मंजूरी मिल जाए। अगर वैसा होता है और उसकी संभावना बाजार को कहीं न कहीं लग रही है, वो भी एक जोश बढ़ाने का काम करती हुई दिखी। और चौथा एक और बड़ा कारण यह भी रहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे आते हुए दिखे, एसेट क्वालिटी में जो सुधार होते हुए दिखे, उसने सारे पिटे हुए बैंकिंग शेयरों में जोश भरा और वहां से खरीदारी होती हुई दिखी। तो ये सारे कारण थे जिन्होंने आज बाजार में तेजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अनिल जी, आज के कारोबार की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्शन आपको कहां देखने को मिला?
चौतरफा एक्शन था। सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार खरीदारी होती हुई दिखी और दिन के हाई पॉइंट के आसपास निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा 8,300 के पार। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आप देखें तो दमदार खरीदारी होती हुई दिखी, चारों तरफ खरीदारी का माहौल था। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो बैंक निफ्टी था। फिर से निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर सिचुएशन दिखी और अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स ही देखें तो वो तो 6% ऊपर बंद हुआ। यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर थी आज कमजोर शेयरों के मुकाबले में। तो ये सारे बैंक्स ऐसे थे जो मजबूती बढ़ते हुए दिखे और इनमें जो सबसे आगे थे बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हमने जिक्र किया। आज बाजार के दौरान शानदार नतीजे बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेश किए। एसबीआई, पीएनबी भी मजबूत थे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। यस, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये तीनों बैंक भी आज अच्छे तेज बंद होते दिखे। लेकिन चाइना में रेट कट का सबसे बड़ा फायदा उठाया वेदांता ने। आज 6% की यहां बड़ी मजबूती दिखी। टाटा स्टील, हिंडाल्को भी आज तेजी में थे। ऑटो शेयरों में जबरदस्त रफ्तार थी। टाटा मोटर्स तेजी के साथ बंद हुआ। टू व्हीलर्स में हीरो और बजाज तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे। लेकिन असली तेजी मिड कैप ऑटो स्टॉक्स में आप देखिए। अशोक लेलैंड कल नतीजे देगा, उससे पहले तेजी। आयशर मोटर्स पर बड़ा अपग्रेड एफआईएस की तरफ से आया। अतुल ऑटो ने शानदार नतीजे दिए। ये सारे स्टॉक्स एक्शन में। फार्मा शेयरों में सन फार्मा तो मजबूत था, लेकिन मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में औरोबिंदो, ग्लेनमार्क जैसे शेयरों में तेज उछाल आया। आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई। टीसीएस, एचसीएल, इन्फीटेक, महिंद्रा जैसे दिग्गजों में खरीदारी आती हुई दिखी। सीमेंट शेयर मजबूत थे फिर से, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, एसीसी, अंबुजा भी। लेकिन इनके अलावा खबरों के दम पर एक्शन दिखा। जियोमेट्रिक, यहां कोई बड़ी आईटी कंपनी इसे खरीद सकती है। इस खबर के बाद 12% ये ऊपर था। फेडरल बैंक बोनस के लिए 12 तारीख को बैठक कर रहा है। स्पाइस जेट में कुछ और पायलट्स रिक्रूट करने की खबर के बाद 5% की तेजी बनी है। जो नतीजे आए इस वीकेंड पर, उनमें फेडरस लॉयड, रिलैक्सो फुटवेयर, इसके अलावा सियाराम सिल्क और अतुल ऑटो के शानदार नतीजे थे। वहीं यूनिकैम लैब ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। सिंडिकेट बैंक ने अच्छे नतीजे आज इस वीकेंड पर पेश किए। और आज जो नतीजा है उसमें बिल्कुल का हमने जिक्र किया। हेवल्स के नंबर खराब थे जी। तो यहाँ पर अनिल जी, यानी हमने चौतरफा खरीदारी देखी है बाजार में दूसरे दिन भी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इधर भारतीय बाजारों को लेकर दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग और ब्रोकिंग एजेंसियां बुलिश हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारतीय बाजार में काफी दमखम है और कोई भी बड़ी गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका होगा। We've recently actually increased our overweight on India. It's actually now at the top of the list of countries that we cover, so number 1 out of 27 countries we cover, and partly it is because of that correction that's taken place. So valuations have moved back quite substantially. We're below 16 times forward PE, and more importantly for people like me that look across the emerging market space, all the valuation premium India had versus other emerging markets at the end of last year has unwound, so it's actually now as cheap as it was in November 2013. So it's a good point to enter. It is, as long as we're right that the economy is going to pick up and corporate earnings is going to pick up going forward, and we are well above consensus on earnings growth over the next 2 years. So if you actually look at the deficit to GDP, it came in much narrower than people were forecasting, so 4.1%, and we're heading for sub 4% fiscal deficit to GDP. And so government current consumption spending and subsidies were reduced, which is a good thing to kind of rebalance the economy in India, but you did see a near-term impact on corporate earnings. But when you actually look now at things like corporate capex and auto sales, which are picking up, probably lead indicators of a better earnings environment, then we do take comfort in that. मॉर्गन स्टैनली नहीं, दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज को भी भारत की ग्रोथ स्टोरी में काफी दम नजर आता है। मूडीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं उसका असर दिखना शुरू होगा। क्या है इस रिपोर्ट में, विस्तार से जानने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, क्या कहती है मूडीज की रिपोर्ट, कितना मूड सुधरता हुआ दिख रहा है इसमें? मूडीज को कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर थी वो बहुत अच्छी हो गई। यानी क्या हुआ, महंगाई काफी कम हो गई और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया, करेंसी पर प्रेशर कम हो गया। तो इसके चलते उन्हें अब ये उम्मीद है कि लगातार ब्याज दरें कम होंगी, आरबीआई भी रेट काटेगा और बैंक इसको पास ऑन करेंगे। तो ऐसे काफी सारे सेक्टर्स जिन पे काफी कर्ज है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, हैवी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफी निवेश कर रखा है और उसका पूरा इस्तेमाल भी शायद नहीं कर पा रहे, उनको राहत मिलेगी। कमोडिटी के दाम गिरे हैं तो इसका भी फायदा होगा। तो इसको देखते हुए उनका अनुमान है कि उनके जो कवरेज वाली कंपनीज हैं उनमें वो अगले 1 से 1.5 साल यानी 12 से 18 महीने के बीच काफी अपग्रेड्स की गुंजाइश देखते हैं। उनका मानना है कि इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, इनकी बैलेंस शीट भी कुछ स्ट्रांग होगी और जो कर्ज का बोझ है इनके ऊपर वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो अपग्रेड्स की उम्मीद तो करेंगे, लेकिन पूरा माहौल जो सुधरा है इसका फायदा कंपनियां तभी ले पाएंगी अगर सरकार रिफॉर्म्स करती रहे। तो खास जो 2 उम्मीदें हैं उन्हें लैंड बिल और जीएसटी।
ये दोनों पास होने की उम्मीद यहां पर की जा रही है और मूडीज को लगता है कि अगर ये रिफॉर्म्स के बड़े कदम हो गए तो आने वाले साल 1.5 साल के दौरान हम काफी रेटिंग अपग्रेड देखेंगे। शुक्रिया प्रदीप। और बुलेटिन में आगे केवी कामत संभालेंगे ब्रिक्स बैंक की कमान। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट से खुश हुआ है बाजार, देखेंगे इस ब्रेक के बाद। अप्रैल का महीना दोपहिया बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी निराशाजनक रहा है। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के मुताबिक अप्रैल में 2 व्हीलर बिक्री करीब 4.5% की गिरावट के साथ 13.25 लाख पर आ गई है। हालांकि बाकी जगहों से तस्वीर थोड़ी बेहतर दिख रही है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 16% के उछाल के साथ 2.25 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं घरेलू कार बिक्री में 18% की जोरदार बढ़त है और ये 1.5 लाख के पार चली गई है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी इकोनॉमी की बेहतर तस्वीर दिखाई दे रही है। अप्रैल में सीवी कमर्शियल व्हीकल बिक्री करीब 6.5% बढ़कर 45,000 यूनिट्स के पार निकल गई है। सियाम के डीजी विष्णु माथुर का कहना है कि रूरल डिमांड में कमजोरी के कारण 2 व्हीलर्स की मांग कमजोर रही है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अबाउट 1.9%। पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री ने काफी अच्छी ग्रोथ शो की है इस पहले महीने में, कोई 15%, 15.5% की ग्रोथ है। बाकी हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी ग्रोथ दिखाई है। लाइट कमर्शियल सेगमेंट और मोटरसाइकिल सेगमेंट काफी डाउन रहा है अभी भी, तो उसमें उसको ग्रो करने में, रिकवर करने में थोड़ा और समय लग सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों के बाद शेयर में आज 16% तक का उछाल देखा। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा 48% घटा है, लेकिन एनपीए के मोर्चे पर बड़ी राहत दिखी है। नेट एनपीए 2.11% से घटकर 1.89% हो गया है। ग्रॉस एनपीए में 3.85% के मुकाबले 3.72% अभी हो गया है। वही एनआईआई में भी हल्का उछाल देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ रंजन धवन ने हमारी संवाददाता कविता कृष्णन से खास बातचीत में कहा कि एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, हालांकि इसमें और सुधार होने में 2 से 3 क्वार्टर्स का वक्त लग सकता है। इस वक्त जो एसेट क्वालिटी है अभी भी मेरे ख्याल में 1-2 क्वार्टर्स के लिए इसमें चैलेंज रहेगा। इकोनॉमी में थोड़ी बहुत ही अब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ी बहुत ही इंप्रूवमेंट आ रही है, बट जो एसेट क्वालिटी है वो नॉर्मली लैग से इंप्रूव होती है। अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो इट टेक्स अ फ्यू क्वार्टर्स फॉर एसेट क्वालिटी टू इंप्रूव। सो मेरे ख्याल में अगले 2 क्वार्टर एटलीस्ट आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे शेयर बाजार में ईपीएफओ की दस्तक की और पीएम के चीन दौरे की सबसे बड़ी कवरेज करने चीन पहुंचा। सीएनबीसी आवाज ब्रेक के बाद देंगे पीएम के दौरे की हर डिटेल। देखिए चीन से मेरी लाइव रिपोर्ट रोज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा और उससे जुड़ी उम्मीदों की। मोदी की चीन यात्रा की कवरेज के लिए हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता बीजिंग पहुंच चुकी हैं। तमन्ना बता रही हैं कि चीन की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम क्या होगा और दोनों देशों की बातचीत के दौरान कौन से मुद्दे छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होगी शियान से 14 तारीख को।
जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। शी जिनपिंग और उनकी पत्नी उनका स्वागत करेंगी अपने होम टाउन में। इसके बाद बीजिंग में 15 तारीख को बिजनेस डे होगा, इन द सेंस के यहाँ पर जो बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, अगर MOUs या अग्रीमेंट साइन होनी है, ये सारी चीजें 15 तारीख को होगी। और फिर 16 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे शंघाई, जहां पर यहाँ पे भारतीय मूल के लोगों के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है। अब तक जो खबर आ रही है 10,000 से ज्यादा भारतीय इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। आप उसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि चीन में कुल मिलाकर 25,000 के आसपास भारतीय हैं और उनमें से 10,000 पहुंचेंगे शंघाई प्रधानमंत्री को सुनने। और माना जा रहा है कि जैसे अमेरिका में मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाला इवेंट हुआ था, ये शंघाई में भी दिखेगा, जो अपने आप में काफी ऐतिहासिक है कि इस तरह का आउटरीच हो रहा है इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी को यहाँ पर। लेकिन 15 तारीख को एक और इम्पोर्टेंट मीट जो होगी वो है चीन के बिजनेस लीडर्स के साथ, जो शंघाई में होगी, जहां पर उन्हें बताया जाएगा कि भारत में क्यों आकर इन्वेस्ट करना चाहिए और ये कितना अच्छा बड़ा फायदा हो सकता है उनके लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन कैसे हिस्सा ले, इस पर काफी बातें होंगी। बुलेट ट्रेन्स एक बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर चीन का योगदान हो सकता है। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी रेलवेज में उनका बड़ा योगदान हो सकता है। तो इन सब पर खास तौर पर नजर रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कहाँ पर चीन भारत की मदद कर सकता है। अब भारत की तरफ से भी एक बड़ा जेस्चर आ सकता है, ये है कि ई वीजा चीन को भी दिया जाए। याद कीजिए कि चीन के जो टूरिस्ट हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा में से हैं और उनमें से 1% से भी कम भारत आते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ये नंबर बढ़े, अच्छे से बढ़े और ज्यादा टूरिस्ट भारत आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो एजेंडा में सबसे ऊपर हैं। नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से चीन में भारतीय मूल के कारोबारियों को भी नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं। भारतीय मूल के कारोबारी हरप्रीत पुरी से बातचीत की हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता ने। भारत और चीन के बीच में ट्रेड और बिजनेस एक्चुअली कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हरप्रीत सिंह पुरी से। वो यहाँ लोकल बिजनेसमैन है और 16 साल से चीन में वो काम कर रहे हैं और आपका बिजनेस सबसे ज्यादा है भारत और चीन के बीच में ट्रेड कराना। या ट्रेड करना, कंसल्टिंग हम लोग इस बात के करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइना टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, और जो ट्रेड है, इस दोनों में हम टाई अप्स करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। तो ये बताइए, तो इतना कम ट्रेड क्यों है और डेफिसिट इतना भारी क्यों है चाइना के फेवर में? देखिए, जो जहां तक ट्रेड कम क्यों है का सवाल है, वो तो ये है कि अगर आप पहले से देखेंगे तो बहुत बड़ा है। इट वॉज अबाउट, इफ यू लुक एट 99-2000 सिनेरियो, इट वॉज अबाउट $2-3 बिलियन। वहां से उठकर वो 10 बिलियन, 15 बिलियन, 30 बिलियन, 70 बिलियन, 75 बिलियन के लेवल पे आके 100 बिलियन का टारगेट है अब जल्दी करने का। सो इट इज इम्प्रूव्ड अ लॉट, बहुत तेजी से बढ़ा है। पर हाँ, डेफिसिट इस वजह से है क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स चाइना नहीं आ पा रही हैं। और एक उसका बहुत अच्छा तरीका जो है, जो अभी मिस्टर मोदी कह रहे हैं मेक इन इंडिया कैंपेन का, उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हमको खूब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने चाहिए फ्रॉम चाइना टू इंडिया। जितना निवेश चीन से भारत में होगा उतना चीनी कंपनियों के द्वारा वहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। चलिए, तो यहाँ पे चीन दौरे पे हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। शेयर बाजार में ईपीएफओ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ईपीएफओ किस तरह से शेयर बाजार में निवेश की तैयारी कर रहा है, इस बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं कि यहाँ पर क्या प्लान है ईपीएफओ का, किस तरह से निवेश की तैयारी हो रही है इक्विटी मार्केट में? जी, ईपीएफओ फंड का 5% हिस्सा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईपीएफओ जो इस चालू कारोबारी साल में एडिशनल कॉर्पस इकट्ठा करेगा, उसका 5% हिस्सा ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी साफ कर दिया गया है कि जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, जो कि अभी ईपीएफओ का 6.5 लाख करोड़ रुपए
का एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसका इस्तेमाल ना करते हुए, बल्कि जो एडिशनल कॉर्पस इस चालू कारोबारी साल में ईपीएफओ इकट्ठा करेगा उसका 5% हिस्सा ईटीएफ के जरिए मार्केट में लगाया जाएगा। यानी कि जो भी इस साल के नए सब्सक्राइबर ईपीएफओ के साथ जुड़ेंगे उनकी फीस और उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट का जो कुल राशि होगी उसका 5% हिस्सा ईपीएफओ ईटीएफ में निवेश करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने के तुरंत बाद ही लेबर मंत्रालय की तरफ से लेबर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी मौजूद थे और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि इस पूरे प्रोसेस में तेजी लाने के लिए ईपीएफओ अगले एक हफ्ते में एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसको स्टडी करेगा कि किस तरह से एलआईसी जो है एक बड़ा फंड मैनेज कर रही है, उसी तर्ज पर ईपीएफओ भी अपना आगे फ्रेमवर्क तैयार करेगा। साथ ही साथ अगले एक हफ्ते में सेबी चीफ यूके सिन्हा के साथ भी ईपीएफओ अधिकारियों और लेबर मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक की जाएगी, जिसपे यूके सिन्हा के साथ बातचीत की जाएगी कि किस तरह से तमाम रिस्क को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को आगे किया जाए। हमें जो इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एडिशनल कॉर्पस का 5% हिस्सा ईपीएफओ ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए बाहर से ईपीएफओ कोई फंड मैनेजर हायर नहीं करेगा, बल्कि लेबर मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारी ही इसे पूरा मैनेज करेंगे। कुल मिलाकर प्रोसेस तेज कर दिया गया है। जिस तरह से ये पूरी अनाउंसमेंट आम बजट में वित्त मंत्री की तरफ से की गई थी और 5 से 15% की सीलिंग तय की गई थी इन्वेस्टमेंट को लेकर, और अब ईपीएफओ 5% की जो एडिशनल कॉर्पस है उसका 5% ईटीएफ के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। जी शुक्रिया। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे, मोदी पर फिदा है जनता। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से जानेंगे क्यों है पीएम इतने पॉपुलर। और गृह मंत्री ने पाकिस्तान को क्यों कहा झूठा, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। रिफॉर्म के मोर्चे पर सुस्त रफ्तार और बाजार की डावाडोल हालत के बाद मोदी सरकार पर भले ही उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप लग रहा हो, लेकिन जनता की नजर में मोदी अब भी हिट हैं। मिंट अखबार में छपे एक सर्वे में 74% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी उन्हें पसंद है और उनके फैसले सही हैं। मेट्रो शहरों की बात करें तो 82% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की तारीफ की है। वहीं नॉन मेट्रो शहरों में आंकड़ा 67% पर है। पार्टी के तौर पर बीजेपी की लोकप्रियता जरूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये अब भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, सरकार के कामकाज की आलोचना के बाद अब इस सर्वे को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में निगेटिव क्रिटिक की बातें कि निराश हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, ये बातें हम लगातार सुन रहे थे। लेकिन ये हम किनसे सुन रहे थे? जो अपोजिशन, बिजनेस, मीडिया, ये वाली जो दुनिया है, इसके बीच में ये बात हो रही थी और हम समझ रहे थे कि शायद आम तौर पर पॉपुलर ओपिनियन जो है, आम राय जो है, इस तरह की हो गई होगी। लेकिन ये जो पहला ओपिनियन पोल आया है, जिसमें मिंट ने करीबन 12,000 लोगों से ये सवाल जवाब किया है, मेट्रो नॉन मेट्रो अलग अलग राय सामने निकल करके आ रही है, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी करीब करीब वहीं पर है जो 15 अगस्त के आसपास के 15 अगस्त के भाषण के बाद उनकी पॉपुलरिटी जिस ऊंचाई पर थी। इसका मतलब यह है कि लोग अभी इतने क्रिटिकल नहीं हुए हैं, जो औसत वोटर है वो अभी उतना क्रिटिकल नहीं हुआ है और इस सरकार को वक्त देने के लिए तैयार है। पक्के तौर पर हमारे डिस्कशन में और आम जनता के डिस्कशन में कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्ट है, वो ये सर्वे हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, आम जनता और स्टेक होल्डर्स के बीच ओपिनियन में ऐसा डिस्कनेक्ट क्यों है? ऐसा इसलिए कि देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम लोग डे टू डे के डेवलपमेंट पर रोज अपनी राय बनाते और बिगाड़ते हैं। सुर्खियां होती हैं, उस पर हम एक दिन अच्छा मूड रखता है, दूसरे दिन हमारा मूड खराब हो जाता है। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनकी आलोचनाएं होती हैं, होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां होती हैं। शायद इसलिए डिस्कनेक्ट ज्यादा है कि पिछले दिनों जो ये इनकम टैक्स के मोर्चे पर, मैट के मोर्चे पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो 2-3 बातें निकल करके आई कि पहले कुछ कहा, फिर क्लैरिफाई करना पड़ा,
फिर थोड़ा सा उसमें किसी तरीके से कुछ कदम पीछे उठे, उस प्रकार की बातों से उदाहरण मैं देना चाहूंगा फॉरेन ट्रैवल को लेकर के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जैसी चीजें, तो माना गया कि आम टैक्स पेयर भी इससे नाराज हो रहा है, तो कहा गया कि हम इसको ठीक कर देंगे। तो पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें सरकार की तरफ से भी हुई जिसके कारण एक माहौल बिगड़ा और निगेटिव चर्चा हम लोगों के बीच में होते हुए बढ़ गई। लेकिन निगेटिव चर्चा की हमारी दुनिया और हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसीलिए जो आम जनता में अगर आप सवाल पूछने जाते हैं तो यह सर्वे यह भी बताता है कि देखिए नॉन मेट्रो में पुराने परसेंटेज के मुताबिक अभी भी वहां 67% है, जबकि मेट्रो में तो 82% है। तो मेट्रो चूंकि ज्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड है तो यहां मोदी जी की सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा अवेयर तरीके से लोग राय बना रहे हैं। नीचे में उनका सपोर्ट पहले भी कम था छोटे शहरों में, और शायद इसमें रूरल इंडिया पूरी तरह से शामिल न हो, वहां पर इनका समर्थन पहले भी कम था, वो यहां अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि हम लोग जो डे टू डे पे हेडलाइन बनाते हैं उसका और एक्चुअल आउटकम या सरकार के बारे में एक्चुअल राय किसी भी वक्त देश में क्या है उसमें हमेशा फर्क होता है। यह बात दोबारा साबित हो रही है। मुझे लगता है कि आम पब्लिक इनको अभी और समय देने के लिए तैयार है। चूंकि 1 साल का मौका है तो हम लोग 1 साल को एक प्रकार से एक लैंडमार्क मानते हैं और कहते हैं कि यहां एक ओपिनियन बना लें कि फर्स्ट क्लास कहें, सेकेंड क्लास कहें, क्या कहें। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो आम जनता की राय है वो अभी तक इंटैक्ट है कि मोदी जी की सरकार ठीक कर रही है और ठीक ठाक पॉपुलर है। अगर अभी चुनाव हो तो थोड़ी गिरावट भी दिख रही है, इसलिए यह भी ध्यान देने की बात है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल करके हो सकता है राय उनके बारे में और निगेटिव हो जाए, लेकिन फिलहाल तो पूरी पॉजिटिव राय सामने आई है। शुक्रिया सर। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आखिरकार सोमवार को मिल ही गई एक बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। जयललिता समेत सभी 4 आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया गया है। एआईएडीएमके में बैठक का दौर तेज हो चुका है। जयललिता फिर मुख्यमंत्री पद संभाल सकती हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राज्य में जल्द चुनाव करा सकती हैं। राज्य में 2016 में चुनाव होने हैं। 1993 में मुंबई धमाकों के गुनहगार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान का नया फरेब आया सामने। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को वॉचलिस्ट में रखा ही नहीं। इस्लामाबाद इंटरपोल डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से मिली जानकारियों को दरकिनार कर दिया और रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद पाकिस्तान नहीं करता है दाऊद इब्राहिम की निगरानी। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम मौजूद है और उसे वो भारत लाकर ही रहेंगे। राजनाथ के मुताबिक दाऊद पर भारत ने पाकिस्तान को ढेरों सबूत पेश किए हैं, मगर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं और उसे भारत को सौंप दें, क्योंकि इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने वाला देश यह भारत है। दिल्ली के मथुरा रोड इलाके में एक महिला को ईंट से मारने वाले ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की माने तो सिपाही ने रेड लाइट जंप करने का आरोप लगाते हुए 200 रुपए घूस के तौर पर मांगे, जिसके ना देने पर उसके साथ मारपीट की गई और इस घटना के बाद महिला का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद पता चला कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है, साथ ही पीठ में भी चोट आई है और घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे एक शख्स ने बनाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत को ब्रिक्स बैंक का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कामत 5 साल के लिए बैंक के प्रेसिडेंट होंगे। उम्मीद है कि साल भर के भीतर ब्रिक्स बैंक काम करना शुरू कर देगा। पिछले साल ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों ने एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाने पर सहमति जताई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में होगा। बैंकिंग की दुनिया के महारथी केवी कामत ब्रिक्स बैंक के पहले प्रेसिडेंट होंगे। ये बैंक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट बैंकिंग में कामत का अनुभव बेमिसाल है, लेकिन इस नए डेवलपमेंट बैंक में कामत के सामने चुनौतियां भी काफी होंगी। भारत को ब्रिक्स बैंक का पहला प्रेसिडेंट बनाने का अधिकार मिलने के बाद सरकार को शायद ही कोई दुविधा रही होगी कि इस जिम्मेदारी को दिग्गज बैंकर केवी कामत से बेहतर कोई और निभा सकता है।
बैंकिंग क्षेत्र में कामत की महारत का जीता जागता उदाहरण आईसीआईसीआई बैंक है, जो आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। 1947 में मैंगलोर में जन्मे केवी कामत आईआईएम अहमदाबाद से पीजीडीएम करने के बाद सीधे आईसीआईसीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंस डिवीजन से जुड़ गए। ये उस वक्त एक सरकारी फाइनेंस संस्था थी। यहाँ उन्होंने कई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। 1988 में कामत एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए। एडीबी में रहते उन्होंने कई एशियाई देशों में प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट के फाइनेंस में अहम रोल निभाया। 1996 में कामत एक बार फिर आईसीआईसीआई लौटे, लेकिन इस बार डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एमडी और सीईओ बनकर। कामत ने आईसीआईसीआई के रिटेल कारोबार को बढ़ाने और बाद में आईसीआईसीआई बैंक बनाने में अहम भूमिका निभाई। कामत 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ रहे और उनकी अगुवाई में आईसीआईसीआई बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बनकर उभरा। 2011 में कामत को देश की सबसे बड़ी आईटी फर्म इन्फोसिस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया। कामत के बैंकिंग, खासकर डेवलपमेंट बैंकिंग में अनुभव को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें ब्रिक्स बैंक के पहले प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी है। करीब $100 अरब की कैपिटल वाले ब्रिक्स बैंक में कामत की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि इस नए डेवलपमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही मौजूद कई मल्टीलैटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बीच अपनी जगह बनानी होगी और ब्रिक्स देशों को आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद भी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने केवी कामत को ब्रिक्स बैंक की कमान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स बैंक के प्रमुख के तौर पर वो केवी कामत को चुनने का अच्छा फैसला मानते हैं। मैं केवी कामत को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं। रियल सेक्टर और फाइनेंस पर केवी कामत की अच्छी पकड़ है। वो संस्थानों के निर्माण का अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में काम भी किया है। और रेलवे की सेहत सुधारने के लिए रतन टाटा का क्या है प्लान, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। साथ ही डाक विभाग ने भी जारी किया अपना मोबाइल ऐप। क्या है इस ऐप में खास, ये भी देखिए आगे। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा की अध्यक्षता में रेलवे की कायाकल्प काउंसिल की पहली बैठक 13 मई को होगी और इस बैठक में क्या होगा खास, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। रेलवे की सेहत को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है, इस मुद्दे पर रतन टाटा की अगुवाई में कायाकल्प काउंसिल की पहली बैठक बुधवार को होगी। टाटा के अलावा इस बैठक में काउंसिल के सभी सदस्य मौजूद होंगे। ये सदस्य हैं ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के प्रतिनिधि एम रघुवैया, रेलवे में ईडी रागिनी येचुरी और रेलवे के इनोवेशन में ईडी मधुकर सिन्हा। मधुकर सिन्हा काउंसिल के सेक्रेटरी भी होंगे। जरूरत पड़ने पर काउंसिल के अध्यक्ष रतन टाटा इसमें सदस्यों की संख्या को और बढ़ा भी सकते हैं। उद्योगपति रतन टाटा की अध्यक्षता में 13 मई को होने वाली कायाकल्प काउंसिल की पहली बैठक में रेल मंत्री सुरेश प्रभु समेत रेलवे बोर्ड के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड की तरफ से रतन टाटा के सामने प्रेजेंटेशन के जरिए रेलवे के मौजूदा स्वरूप को सामने रखा जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि प्रेजेंटेशन के आधार पर ही रतन टाटा कायाकल्प काउंसिल के आगे के दिशा निर्देश तय करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहली बैठक में रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा, रेल नेटवर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं में सुधार लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को रेलवे में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी जोर रहेगा। हालांकि काउंसिल के सदस्य और रेलवे यूनियन लीडर शिव गोपाल मिश्रा ने साफ किया कि किसी भी सूरत में रेलवे का निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन को रामबाण औषधि नहीं है कि हर चीज जो है वो प्राइवेटाइजेशन से ठीक हो जाए। और फिर भारतीय रेल जो है वो इस देश के गरीबों के लिए है, आम आदमी के लिए है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्राइवेट उद्योगपति यहाँ चैरिटी करने के लिए आएगा, अपना पैसा लगा करके यहाँ पर जो है लोगों की सेवा करने के लिए आएगा। सेवा सरकार ही कर सकती है, इसको टाटा अच्छी तरह समझते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू वो लेने का काम करेंगे। टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर ले जाने वाले रतन टाटा से रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि भले ही कायाकल्प काउंसिल की पहली बैठक में बड़े फैसले न हो, लेकिन आने वाले वक्त में रेलवे के कायाकल्प में रतन टाटा की भूमिका अहम होने वाली है। दीपाली नंदा, दिल्ली।
अब आपको पोस्टल सर्विस से जुड़ी सभी जानकारियां अपने स्मार्टफोन पर मिल जाएंगी। डाक विभाग ने आज इंडिया पोस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही ऑनलाइन बिजनेस में अपनी पैठ जमाने के लिए विभाग ने ई-कॉमर्स सेंटर की भी शुरुआत की है। भारतीय डाक से कोई पार्सल आपने बुक कराया हो या फिर कोई जरूरी आवेदन भेजा हो तो अब आप इन सब की ट्रैकिंग अपने मोबाइल के जरिए कर पाएंगे। पोस्टल डिपार्टमेंट की इमेज को हाईटेक करने की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए आज संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर चलने वाले इस ऐप के जरिए डाकघरों की बचत और बीमा योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी मिल पाएगी। लॉन्चिंग अ मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रैक एंड ट्रेस, पोस्ट ऑफिस search, postage calculator, insurance premium calculator and interest calculator for saving schemes for ease of doing business by the members of the public. इसके अलावा अब डाक विभाग ई-कॉमर्स के कारोबार में भी अपने पैर जमाने जा रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने भारतीय डाक को भी अपने बढ़ते कारोबार में साझेदार बना लिया है। भारतीय डाक ने आज पहला ई-कॉमर्स सेंटर खोला है जहां पर 30 से 35 हजार ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स की यहां पर डिलीवरी होगी। यही नहीं, भारतीय डाक का यह भी कहना है कि आगे चलकर इससे बड़ी कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए भारतीय डाक तैयार है और जल्द ही इसका ऐलान भारतीय डाक करेगा। शुरुआत में डाक विभाग अमेजॉन, येपमी, नापतोल और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स डिलीवरी करेगा। आगे जाते हुए सर्विस का दायरा और बढ़ाया जाएगा। देश में ई-कॉमर्स का कारोबार बूम पर है और सालाना 35% की दर से बढ़ रहा है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक फिलहाल देश में ई-कॉमर्स बिजनेस का कुल साइज $16 अरब यानी 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। डाक विभाग के मौजूदा कदमों से साफ है कि वो भी हजारों करोड़ के इस कारोबार का हिस्सा बनना चाहता है। दीपक साहू, दिल्ली। चलिए, और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।